नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारा जो ये लेक्चर है, आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग डेली जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के, है ना, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके एमसीक्यू को हम लोग सेम फॉर्मेट में जैसा यूपीएससी पूछती है उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करके लेके आते हैं। इसके दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये हो जाता है आपका कि जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाती है ना। साथ ही साथ में एमसीक्यू को जो सॉल्व करने का जो अप्रोच होना चाहिए एग्ज़ाम में, है ना, जो टेस्ट सीरीज़ की आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आप क्वेश्चन ही तो सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को जब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो आपकी दोनों तैयारी अच्छे से होती हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते हैं। तो आपको कम समय में आपकी तैयारी जो है उसमें एक वैल्यू एडिशन होते रहता है डेली का, है ना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ और बातें जो हमको समझनी पड़ेंगी। देखिए दोस्तों, जो लाइफ है, लाइफ इज़ 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों। इसका मतलब है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत कम होगा। लेकिन जब आप रिएक्ट करते हैं वो सिचुएशन, है ना, जिस सिचुएशन पे आप रिएक्ट करते हैं वहाँ पे ये निर्धारित होता है कि आगे जो होने वाला है वो कैसा होने वाला है, आपकी जो जर्नी होगी आगे की वो कैसे होगी। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी दोस्तों। देखिए, जहाँ पर आप दो प्रकार की चीज़ें हो सकती है आपके लाइफ में, ठीक है। एक ये हो सकता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, वो आपके कंट्रोल में है कि आप 8 घंटे पढ़ोगे या 10 घंटे, ठीक है। बट रिज़ल्ट क्या होगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि जहाँ पर आप एक्शन ले सकते हैं, जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पे एक्शन लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आप अपने एक्शन को मैनेज करिए, और जहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते वहाँ पे अपने रिएक्शन को मैनेज करिए, ठीक है। आप जो रिएक्ट करेंगे उस चीज़ को मैनेज करिए, ठीक है। इस चीज़ को दोस्तों आप अपनी पूरी तैयारी के दौरान बार बार इस चीज़ को याद रखिएगा कि असफलता सफलता का ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से घबराना नहीं है। और जब भी आपको डाउट होता है आपकी तैयारी के दौरान, जब डाउट हो तो एक्शन लीजिए दोस्तों। जब डाउट हो एक्शन लीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए, है ना। जब मैसिव डाउट हो, बहुत ज़्यादा डाउट हो कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, जितना बड़ा डाउट हो उतना बड़ा एक्शन, ठीक है। मैसिव डाउट होगा दोस्तों, मैसिव एक्शन लेना है हम अपने को, ठीक है, क्योंकि वही तरीका है डाउट्स को क्लियर करने का, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, देखते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 5 स्थानों के नाम है ना। पहला है गैलाथिया खाड़ी, दूसरा है इंदिरा पॉइंट, तीसरा है कार निकोबार द्वीप, ठीक है, कार निकोबार द्वीप, चौथा है छोटा अंडमान द्वीप, और पांचवा है बंजर द्वीप, ठीक है। यहाँ पर इन सारे स्थानों को हमको नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ ऊपर होता है मैप में, आपको पता होगा, नॉर्थ से साउथ की दिशा में इन सारे जो स्थान हैं इनको हमको अरेंज करना है, ठीक है। तो आपने इसमें से इंदिरा पॉइंट का नाम बिल्कुल सुना होगा, है ना, कि ये जो सबसे साउथ मोस्ट साउथ पॉइंट जो है इंडिया का वो क्या है, वो इंदिरा पॉइंट है। इसके अलावा आपने निकोबार आइलैंड के बारे में, अंडमान निकोबार ऐसा करके सुना होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन हो सकता है आपने यहाँ पर गैलाथिया खाड़ी और जो बंजर द्वीप है इन दोनों के बारे में नहीं सुना होगा। तो कोई बात नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसके आंसर को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके अगर देखिए, अगर आपसे सॉल्व होता है तो करिए, अदरवाइज़ हम लोग अब आंसर को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी वो है नॉर्थ टू साउथ वाला हमारा सीन, जैसे चीज़ों को सेट करना है, तो आप देखेंगे सबसे पहले बैरन आइलैंड आ जाएगा सबसे नॉर्थ में, ओके, सबसे ऊपर में। और उसके बाद आप देखेंगे लिटिल अंडमान है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये अंडमान का पोर्शन है, नॉर्थ, मिडिल और फिर साउथ, उसके नीचे है लिटिल अंडमान, ठीक है। जो बैरन आइलैंड है दोस्तों, बैरन आइलैंड कहाँ पर है मैप में, आप फिगर आउट कर पा रहे हैं इसको। चलिए मैप को एक बार
थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा जूम करके जाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बैरन एलाइन दिख जाएगा, ठीक है, दिखा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे में, ठीक है, मैं एरो से करता हूँ, ठीक है, लिटिल अंडमान दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। तो ये दो चीज़ें हो गई दोस्तों। इसके बाद देखते हैं और आगे। यहाँ पर देखिए कार निकोबार आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पर कार निकोबार आ गया उसके नीचे, है ना। फिर ग्रेट निकोबार है, और आप देखेंगे यहाँ पर आपको इंदिरा पॉइंट भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एक और मैप है जिसको आपको देखना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो बे के बारे में हम लोग बात किए थे, गैलाथिया बे जो था वो कहाँ पर है, ये अंडमान का मैप है, ठीक है। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे कैम्पबेल नेशनल पार्क हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा हम लोग। सबसे साउथर्न पॉइंट जो है इसका इंदिरा पॉइंट के जस्ट ऊपर में यहाँ पर, ओके, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है ना, उसके ऊपर यहाँ पर है गैलाथिया बे, ठीक है। तो आपको अब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इस मैप में ही हम लोग एक बार फिर फटाफट लोकेट करने पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए बैरन आइलैंड एक यहाँ पे हो जाएगा। एरो से समझते हैं, एरो से थोड़ा सा आसान पड़ेगा अपने को। बैरन आइलैंड, ठीक है, फिर लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार आइलैंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बे है। अगर आप देखें इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, और इसके जस्ट ऊपर यहाँ ये जो खाड़ी है ये गैलाथिया बे है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों मनरेगा से रिलेटेड है। प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम, जो कि मनरेगा का फुल फॉर्म है, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन एक कहता है, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना, ठीक है, 100 डेज का, जो सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। विकल्प 2 कहता है, मनरेगा मजदूरी दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रम यानी सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर में बदलाव के अनुसार तय की जाती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की वृद्धि को दर्शाता है। यह एक मांग प्रेरित योजना है, ठीक है। ऑप्शन थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि आपको समझने में मुश्किल हो रही हो, तो दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो को रोकिएगा और ख़ुद से एक बार सॉल्व करने का कोशिश करिए, क्योंकि आंसर तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, पर आप जब खुद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या सोचा था और आंसर क्या निकला। तो जो भी गलती होगी आपको वो पकड़ में आएगी, क्योंकि टेस्ट देने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेन रीज़न है वो नॉलेज गैदर करने के साथ साथ ये है कि आप जो गलतियाँ कर रहे हैं वो भी आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सही नहीं पूछा है, ठीक है, तो आपको गलत कितने ये बताना है, इसमें सही नहीं बताना है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों ने प्रश्न को सॉल्व किया होगा वीडियो को पॉज करके। चलिए अब आंसर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मनरेगा विश्व की सबसे बड़ी कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है, ठीक है। यहाँ पर जो 100 डेज़ की बात की गई है बिल्कुल सही है। आदिवासी क्षेत्र जो होते हैं दोस्तों, वहाँ पर ये 100 के जगह पे 150 डेज़ होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से कि कितने दिनों के रोज़गार की गारंटी देता है। फिर अपन देखेंगे इसमें, तो जो मजदूरी दरें हैं किससे तय होती है, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, उसके अनुसार तय की जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखें यहाँ पर अगर जो मांग प्रेरित योजना की बात की गई है, तो इसका मतलब है कि मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्वपूर्ण अंग यह है कि इसके तहत किसी भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के 15 दिन के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थित गारंटी प्राप्त है, जिसके विफल होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जा कर के ग्राम सभा को ही, जो ग्राम सभा ही होती है वही इस चीज़ को इनिशिएट करती है, तो वहाँ पर रोजगार के लिए कहेगा कि मुझे काम चाहिए, और वो ग्राम सभा मनरेगा के तहत 15 दिन के अंदर कोशिश करेगी कि उनको कार्य उपलब्ध कराए। अगर ऐसा नहीं होता है और 15 दिन से ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान इसमें किया गया है,
ठीक है। इसके अलावा जो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पूरी योजना में कम से कम एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। अगर 100 लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है तो उसमें से कम 33 महिलाएं होनी ही चाहिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो इनको जो मजदूरी का भुगतान होता है वो जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है उसके तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप किया जाता है इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निवेशक जोखिम न्यूनीकरण अभिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जो स्टेटमेंट है उसके वर्ड्स को देखेंगे। आप यहाँ पे निवेशक जोखिम न्यूनीकरण, इसका मतलब आप समझते हैं कि निवेशक मतलब होता है इन्वेस्टर, जोखिम का मतलब होता है रिस्क, है ना। न्यूनीकरण का मतलब होता है उसको रिड्यूस करना, कम करना, और अभिगम का मतलब होता है अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ से भी इन वर्ड्स के भी थ्रू आप कोशिश करिएगा कि आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। विकल्प एक कहता है, इसे किसी ट्रेडिंग सदस्य अथवा स्टॉक ब्रोकर द्वारा सामना किए जाने वाली तकनीकी गड़बड़ियों के मामले में निवेशकों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। दूसरा विकल्प है, इसका उपयोग नए पोजीशन अथवा ऑर्डर लेने तथा लंबित ऑर्डर को रद्द करने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। IRRA को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। सही हमको देखना है, इसमें सही क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके देखिएगा दोस्तों, सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आंसर देखिए। देखें दोस्तों, तो ये जो है ये प्लेटफॉर्म उन जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है जो निवेशकों को उस स्थिति में अनुभव होते हैं जब प्राथमिक साइट और आपदा रिकवरी साइट पर तकनीकी गड़बड़ियाँ होती हैं जो ट्रेडिंग सदस्य को प्रभावित करती है। इसलिए कथन एक जो था हमारा वो सही हो जाता है, ठीक है। ये ओपन पोजीशन को स्क्वायर ऑफ क्लोज करने तथा पेंडिंग ऑर्डर को रद्द करने का अवसर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य न केवल ऑर्डर को रद्द करना है जो अभी बकाया है, न कि नए ऑर्डर अथवा पोजीशन को स्वीकार करना। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका जो मेन उद्देश्य है, इसमें जो मेन चीज़ आ रही है वो आ रही है रद्द करना, ना कि स्वीकार करना। बस आपको यह याद रखना है। उस कारण कथन 2 गलत हो गया था, ठीक है। फिर जो बात की गई है कि इसको रेगुलेट कौन करता है, RBI करती है ऐसा कहा गया था। तो आप देखेंगे यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज तथा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत सारी संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई है। मेन को याद रखिए आप, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप हम लोग आके आंसर को देखें तो ये तो बिल्कुल सही हो गया था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे नए पोजीशन के जो वर्ड यूज़ किया गया उसकी वजह से गलत हो गया था। और तीसरा रिजर्व बैंक वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि सही पूछा है कितना, केवल ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों कि जो कुल कोयला भंडार है इसके बारे में क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। तो भारत के कुल कोयला भंडार का 98% और देश के उत्पादन का 99% कोयला उत्पादन जो है वो गोंडवाना कोयले से आता है। आप समझते हैं दोस्तों गोंडवाना कोयले का मतलब क्या है? आपको पता होगा अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं, ठीक है, पूरे भारत में। और जो गोंडवाना प्रकार की चट्टान है वो विशेष रूप से जो है कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, या तो आप गूगल कर सकते हैं या जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं जो कि एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चलेंगी जिसमें लगभग 100 क्लास होगा, तो वहाँ पर ये सब सारे टॉपिक्स कवर होंगे, तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है गोंडवाना कोयला भारत के धातु कर्म ग्रेड के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले का निर्माण करता है। सही विकल्प बताना है। और यूपीएससी के दृष्टि से इस तरीके के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील, कोयला है ना, और भी जो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हैं आप देखेंगे तो हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछती ही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते, है ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों भारत में कोयले का जो वितरण है, तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है कितना पुराना है, अगर इसका उम्र देखें तो ये 250 मिलियन वर्ष प्राचीन है, ठीक है, जो कि एक बहुत लंबा टाइम होता है। अब यहाँ पर गोंडवाना कोयला जो है वो भारत में कुल कोयला भंडार का 98% है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी कितनी है, 99% है, ठीक है। इसीलिए कथन एक जो है वो सही हो जाता है। फिर देखेंगे अगला पॉइंट, गोंडवाना कोयला भारत के धातु कर्म ग्रेड के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले का निर्माण करता है, ठीक है। अतः कथन दो जो है वो भी सही है। यह दामोदर, महानदी, गोदावरी और नर्मदा नदी घाटियों में पाया जाता है। आपको पता है दामोदर नदी बेसिन जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच बहती है ना। गोदावरी का संबंध महाराष्ट्र से है। और जो नर्मदा नदी घाटी है, आपको पता होगा अमरकंटक पहाड़ी से निकल के जो है पूरे एमपी में बहते हुए फिर आगे जाती है ना। ये जो नदी है ये ईस्ट टू वेस्ट बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आप देखेंगे तृतीय कोयला क्षेत्र, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन नमी और सल्फर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तृतीय कोयला क्षेत्र मुख्यतः अतिरिक्त प्रायद्वीप क्षेत्रों तक ही सीमित है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखना आपको। और जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसमें क्या क्या आ जाता है दोस्तों, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग का जो एरिया आता है जिसमें हिमालय का जो नीचे का रीजन है वो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल शामिल है। इसका मतलब क्या है कि आप दोस्तों चीज़ों को अगर ऐसे याद करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा टफ होगा। आप करिए यहाँ पर ये कि या तो मैप डाउनलोड कर लीजिए या अपने एटलस में भी मार्क कर सकते हैं, और इंडिया का जो प्रॉपर मैप होता है आउटलाइन मैप, या तो वो लीजिए और उस पर मार्क करते हुए चले जाइए, तो आपका अपना मैप का नोट्स भी बन जाएगा और आपको याद रखना भी आसान होगा, क्योंकि टेक्स्ट के मुकाबले इमेजेस को याद रखना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन जिसको आप मैप में समराइज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप टेक्स्ट में पढ़ना उसको अच्छा नहीं है, ठीक है। चले देखते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों पॉलिटी का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक का क्वेश्चन है। प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिनको सीएजी भी कहते हैं। अनुच्छेद 148 सीएजी के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। एक बार सीएजी के पद से सेवानिवृत्त होने या इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका आंसर पता होगा, अगर आपने एम लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ा है, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो उस हिसाब से ही आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 148 में बात की गई है सीएजी के बारे में, जो बिल्कुल सही है। और जो अन्य प्रावधान है, अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्य को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा, जो कि सीएजी की सलाह के हिसाब से होता है, ठीक है। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। इसका मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही सीएजी की रिपोर्ट जो है उसको प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था हो जाता है इस हिसाब से। और आपने अगर सुना होगा कोयला घोटाला, है ना, और जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं 2G स्कैम और इस तरीके के जो था स्पेक्ट्रम घोटाला था, ये सारी जो घोटाले होते हैं सीएजी के ऑफिस से ही पकड़ में आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट्स और जो भी लेखा जोखा होता है सरकार का सब यहीं होता है, ठीक है। एक बार सीएजी के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद या इस्तीफा भी दे सकते हैं, उसके बाद भी वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता। इसीलिए कथन 2 भी बिल्कुल सही था और कथन 1 भी बिल्कुल सही था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, क्योंकि सही ऑप्शन पूछा गया है, इसीलिए आंसर सी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है।
आप पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। अब प्रीलिम्स में ज़्यादा दिन बचा नहीं है ना। और प्री के बाद आपको और फिर मेंस के लिए भी उतना टाइम मिलेगा नहीं, इसीलिए अभी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और प्री और मेंस को दोनों को साथ में लेके चलिए। अगले महीने यानी कि दिसंबर के बाद जो जनवरी आएगा, वहाँ से आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक धीरे धीरे हो सकते हैं। ठीक है, अपने समय का सदुपयोग करिए, यही समय है दोस्तों। अभी अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको अगले साल के लिए फिर मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए।